हाँ जी, नमस्कार। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी? क्या हाल चाल है भाई सब लोग के? आज थोड़ा सा मैंने क्लास को लेट करवा दिया था। आज बहुत ज़्यादा काम मेरे पास थे। आपको पता ही है कि पिछले 6-7 दिनों की सारी चीज़ें मेरे ऊपर बहुत सारी पेंडिंग है। तो ऑफिस से आने में मैं लेट हो गया। तो मैंने सोचा कि क्या किया जाए, क्लास को 1 घंटे आधे घंटे आगे बढ़ा दें। तो अभी हम 6:30 से आज 7:30 तक पढ़ लेंगे। ओके। गुड इवनिंग सभी को। क्या हालचाल? बढ़िया है। पढ़ेंगे अपन पूरे टाइम, चिंता मत करो, है ना। चलो करें शुरू। अंताक्षरी। चलिए, पढ़िए क्वेश्चन को। ये तो शायद मैंने आपको वैसे भी होमवर्क में दिया था और आपने कोशिश की होगी शायद इसको करने की। हाँ, 5 आंसर आ रहा है। चलिए ठीक है। देखो, किसी समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई बताएं जिसका क्षेत्रफल 24 है, विकर्णों की लंबाई का योग 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो पहले हम यहां पे दिमाग लगाते हैं। क्षेत्रफल आपका 24 है, विकर्णों की लंबाई कितनी है? विकर्णों की लंबाई आपको दी हुई है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो हमें एक चीज पता है। क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2, पहला विकर्ण दूसरा विकर्ण, जो किसके बराबर है? 24 के बराबर है ना। क्षेत्रफल है। ये अगर इधर चला जाए तो मुझे इससे एक चीज पता चल गई कि D1 और D2 का मल्टीप्लाई करने पर 24 का दुगना यानी कितना आ रहा है? 48 आ रहा है। ठीक है, विकर्णों का योग मुझे दिया हुआ है 14 है, तो आपको पता है कि भाई D1 और D2 का जो योग है वो कितना है? 14 है। कल मैंने आपसे कहा था A+B का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, वो लगा लेते हैं, आंसर उससे हमें मिल जाएगा, है ना। तो देखिए, हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि भाई D1 प्लस D2 का स्क्वायर इज इक्वल टू D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ D1 इंटू D2। A+B के होल स्क्वायर का सूत्र मैंने लगाया है और कुछ भी नहीं किया है इसकी जगह। क्लियर? हाँ, वैल्यू पुटिंग करेंगे हम यहां पर। तो यहां पे क्या हो जाएगा? D1 प्लस D2 क्या है? 14। 14 का वर्ग कर दोगे तो आ जाएगा आपका 196। ये हो जाएगा आपका D1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका D2 का स्क्वायर और ट्वाइस ऑफ D1 और D2। D1 D2 का दुगना कर देंगे तो 48 का दुगना हो जाएगा आपका 96। ठीक है, 96 अगर इसमें से चला गया तो ये कितना आ जाएगा? 100। और ये हो जाएगा आपका D1 का स्क्वायर और D2 का स्क्वायर। क्लियर है यहां तक बात? हाँ। आप संख्या भी सोच सकते हो ऐसी, इतनी प्रोसेस अगर नहीं करनी है तो आप ऐसी संख्याएं सोच लें जिनको जोड़ने पर 14 गुणा करने पर 48 आ जाए। अगर आप वैसा भी करना चाहें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो तो सबसे अच्छा तरीका है। हम्म। बिल्कुल ठीक है। वॉल्यूम यहां से ठीक है, वॉल्यूम में कोई दिक्कत नहीं है। ओके। हाँ, नहीं करना इतना, कोई दिक्कत नहीं, आप मन से सोच लो कौन सी ऐसी संख्या हो सकती है। आप यहां पे, आपसे भुजा पूछिए तो आप ऐसे ही सोच लो कि भाई D1 और D2 क्या ले लिया जाए। तो D1 और D2 अगर 6 और 8 ले लेंगे तो काम हो जाएगा आपका। 6 और 8 हो जाएगा 14, 6 और 8 हो जाएगा 48। ठीक है, अब हम इसके आगे क्या कर सकते हैं? ये मैंने बनाया एक समचतुर्भुज। ठीक है, अब मुझे पता है कि इसका एक विकर्ण और ये विकर्ण आधा 6 है,
ये आधा क्या हो जाएगा, D2 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और ये वाली वैल्यू आपको पता लगानी है ना। अब ये 6 है, सॉरी 6 तो पूरा हो गया ना, ये पूरा 6 है तो आधा क्या हो जाएगा, 3। ये पूरा 8 है तो आधा क्या हो जाएगा, 4। और इसके सामने क्या हो जाएगा। तो अगर आपको पता है तो कल भी हमने सीखा था और आज मैं आपको ट्रिपलेट्स भी बताऊंगा। अगर एक वैल्यू 3 है, एक वैल्यू 4 है, तो सामने क्या आएगा, 5। यानी इसकी प्रत्येक भुजा कितनी हो जाएगी, 5। ये इससे कर लो, ज्यादा आसान है। लॉन्ग मेथड तो कल हमने देखी ली थी। पूरा विकर्ण 6 है, पूरा विकर्ण 6 है तो आधा 3 होगा, पूरा विकर्ण 8 है तो आधा कितना हो जाएगा, आधा 4 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आनी है, तो 3 4 के साथ ये क्या आ जाएगा, 3 4 और 5। ये ज्यादा इजी रहेगा। ट्रिपलेट्स में आज आपको बताऊंगा बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए, काफी अच्छा सवाल है। हो गया। हम्म। मॉर्निंग में भी हेमलता जी क्लास नहीं है, मॉर्निंग की क्लास का मैं शेड्यूल आपको बताऊंगा, है ना, अभी कुछ दिन का ब्रेक है उसमें। चलिए, इसमें क्या है, एक ऐसा चतुर्भुज आकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका एक विकर्ण 20 है, सम्मुख शीर्षों से उस शीर्ष लंब की लंबाई इतनी है। थोड़ा सा अलग प्रकार का डायग्राम इसका बनेगा, मैं आपको बताता हूं। हम इसको ले लेते हैं। ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा, मतलब आप समझिए कि ये एक चतुर्भुज ही है जिसका ये एक विकर्ण है, ये एक डायगोनल है। इस विकर्ण की लंबाई कितनी है, इस विकर्ण की लंबाई 20 है ना। अब इस विकर्ण से हमने दो शीर्ष दो लंब खींचे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करे। तो लंब मतलब तो यही हो गया कि भाई यहां से मैं एक सीधी रेखा खींच दूं तो 90 अंश का कोण बना देगा। यहां से अगर मैं इस प्रकार की सीधी रेखा खींच दूं तो ये इस पे 90 अंश का कोण बना देगा। तो एक की लंबाई क्या है, 18, और एक की लंबाई कितनी है, 12। ठीक है। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखते हैं, केवल इस वाली भुजा को आप ध्यान से देखिए, सिर्फ इसको, तो ये क्या कर रहा है, ये एक त्रिभुज ऊपर है, एक त्रिभुज नीचे है। आप इसको एक कॉमन बेस मान लीजिए, एक आधार मान लीजिए। इसमें एक त्रिभुज ऊपर है, एक त्रिभुज नीचे है ना। तो दोनों अलग अलग त्रिभुज है, और किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, और नीचे वाले का भी निकालना है तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। भाई आधार तो 20 है, इसकी ऊंचाई 18 है, आधार 20 है, इसकी ऊंचाई 12 है। 1/2 दोनों में कॉमन निकल जाएगा, 20 दोनों में कॉमन निकल जाएगा। या फिर आप नॉर्मल भी सॉल्व कर लो, 2 से कट गया 10 बार तो ये आ जाएगा आपका 180, 2 से कट गया 10 बार तो ये आ गया आपका 120, दोनों जुड़ गए तो कितना आ गया, 300। तो पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 400, 400। बताओ समझ आया या नहीं आया।
अच्छा सॉरी, टिक गलत लगा दिया मैंने, 300। ठीक है, टिक 300 पे होना है। एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं और उसकी ऊंचाई 4 के सार्व अंतर के साथ समांतर श्रेणी में है। देखो, बहुत सारे शब्द भारी भारी यूज करे हैं, सार्व अंतर और समांतर श्रेणी। ट्रेपेजियम है जिसमें एक कॉमन डिफरेंस है, ओके, और वो सब एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, उन्होंने स्पेसिफिक इंग्लिश में नहीं लिखा है, कॉमन डिफरेंस ऑफ 4 लिख दिया उन्होंने। एक समलंब चतुर्भुज है, तो सबसे पहले एक समलंब यानी ट्रेपेजियम को पेश किया जाए, तो ये आ गया एक समलंब चतुर्भुज ट्रेपेजियम। इसकी इन्होंने कहा कि समांतर भुजाएं और उसकी ऊंचाई 4 के सार्व अंतर के साथ है। ऊंचाई उस श्रेणी का सबसे बड़ा पद है, यानी इसकी ऊंचाई सबसे ज्यादा है, इसकी ऊंचाई सबसे ज्यादा होनी चाहिए, है ना, ऐसा हो गया। ऊंचाई को भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गई इसकी ऊंचाई, है ना। इन्होंने कहा कि ऊंचाई सबसे ज्यादा है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 160 वर्ग इकाई है, सबसे बड़ी समांतर भुजा की लंबाई सबसे छोटी समांतर भुजा की लंबाई का अनुपात ज्ञात करिए। देखिए, आप समझिए कि मान लीजिए मैं इसको x मान लूं, सभी में 4-4 का अंतर है, तीनों में क्या है, 4-4 का डिफरेंस है ना। तो इसको x ना मानते हुए इसको मान लेते हैं। इस बड़ी वाली भुजा को हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो इसकी ऊंचाई सबसे ज्यादा है, यानी ये इससे 4 ज्यादा होगी, और भुजा छोटी होगी तो ये क्या होगी, इससे 4 कम होगी। आपको 3 ऐसी वैल्यूज लेनी है जिनमें 4-4 का अंतर हो, कॉमन डिफरेंस 4 का हो, वो एक समांतर श्रेणी में होना चाहिए, 4 के अंतर में होना चाहिए। ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई, ठीक है ना। 4 का अंतर होना चाहिए भाई। मान लो एक को x मानेंगे तो एक उससे 4 कम होगा, एक उससे 4 ज्यादा होगा। मान लीजिए एक 8 है तो एक उससे 4 कम होगा, एक उससे 4 ज्यादा होगा। एक 20 है तो एक 4 कम होगा, एक 4 ज्यादा होगा, ऐसे ही तो होगा ना। तो ये x है, एक 4 कम है, एक 4 ज्यादा है। क्लियर। चलो अब आगे सुनते हैं। अब आपको पता है कि इसके क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। इसके क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2, दोनों भुजाएं जो हैं समांतर वो इंटू हाइट, है ना। तो ठीक है, क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 160, 1/2 a प्लस बी, ये दोनों भुजाएं जुड़ेंगी तो x और x हो जाएगा आपका कितना, 2x -4, और हाइट कितनी है, हाइट आपके पास है x+4। ठीक है, अगर मैं इन दोनों में से 2 कॉमन ले लूं, ये इधर चला जाए या तो, या ठीक है इसको 160 रहने दो। इन दोनों में से अगर 2 कॉमन ले लें तो ये 1/2 है। अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो यहां पे फिर से बचेगा x-2, और यहां पे आ जाएगा आपका x+4, और ये 2 से 2 कट जाएगा, तो यहां पे आपके पास बचेगा वापस 160। इनका आपस में गुणा होगा तो x और x का मल्टीप्लाई होगा, x², ये हो जाएगा आपका 4x, फिर आ जाएगा आपका 2x, और फिर आ जाएगा आपका 8। इसमें पूरा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनना है, एक द्विघात समीकरण बनना है, और उसमें हम कुछ कर नहीं सकते, करना ही पड़ेगा उतना, है ना। थोड़ी सी जगह का यहां पे अभाव है तो जरा सी मैं जगह क्रिएट करने की कोशिश करूंगा। इनको थोड़ा सा सबको छोटा छोटा कर देता हूं और इनको उठा लेते हैं ऊपर, ठीक है। अब देखो, ये अभी भी 160 है, ये आपका हो गया x², ये हो गया आपका 2x, और ये हो गया आपका 8। ये इधर आ जाए अगर मान लो तो इधर आपका 0 हो जाएगा, और ये माइनस का 160 जो है इधर आके इसके साथ जुड़ के ये बनेगा माइनस का 168, माइनस का 168। अब मुझे ऐसी संख्या सोचनी पड़ेगी जिनमें दो जोड़ने घटाने पे 2 प्लस आए या माइनस आए और उनका गुणा करने पे 168 आ जाए। तो तत्काल हमारे दिमाग में कौन सी संख्या आएगी, एक संख्या आएगी 14, एक संख्या आएगी 12। 14 और 12 में 2 का अंतर भी है, और 14 और 12 का गुणा करेंगे तो 168 आ जाएगा। लेकिन क्योंकि यहां प्लस है तो बड़ी संख्या को प्लस लेंगे,
छोटी संख्या को माइनस लेंगे। 14 में से 12 गया 2, 14 और 12 का गुणा किया तो 168, लेकिन फाइनल केस में चिन्ह बदलेंगे तो प्लस का 14 माइनस 14 हो जाएगा, माइनस का 12 प्लस का 12 हो जाएगा। तो माइनस यहां पे एक्सेप्टेबल नहीं रहेगा, तो इसका मतलब यहां पे एक जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, प्लस का 12 आ जाएगा। ये x की वैल्यू है ना, x बराबर है। अब अगर ये 12 है, ये 12 है, तो ये क्या हो जाएगी, ये 12 से 4 कम हो जाएगी यानी 8। और आपसे कहा है कि दोनों का अनुपात बताइए, तो 12 और 8 का अनुपात क्या होगा, 12 और 8 का अनुपात होगा 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 3 और 2 आपका आंसर आ जाएगा। इतनी मेहनत यहां पर है। हाँ, एक बार फिर से पूरा आपको समझाता हूं। सबसे मेन मुद्दे की बात यह है जो आपको इसमें समझनी है, वो ये कि दो भुजाएं होती हैं और बीच में क्या है, ऊंचाई है। तीनों में 4-4 का अंतर है, वो एक समांतर श्रेणी में है और तीनों में 4 का अंतर है। और इन्होंने ये कहा है कि ऊंचाई सबसे बड़ी है। तो अगर मैं एक को x मानूंगा तो ये वाली भुजा तो छोटी होगी ना भाई, इसको बड़ी वाली भुजा को अगर मैंने x मान लिया तो ये उससे छोटी होगी और ऊंचाई बड़ी होनी चाहिए, तो इससे 4 ज्यादा। तो तीनों में 4-4 का अंतर भी आ जाएगा, समांतर श्रेणी में अरेंज भी हो जाएंगे। क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2, दोनों भुजाओं का योग इंटू हाइट। तो दोनों भुजाओं को जोड़ा इंटू हाइट, दो कॉमन लिया, ये समीकरण बना। ऐसी संख्या सोचना है कि जोड़ने घटाने पे 2 आए, गुणा करने पे 168 आए। तो भाई 14 और 12 लेंगे, प्लस 14 और माइनस 12, लेकिन फाइनल केस में चिन्ह बदलेगा, तो -14 और +12 यानी x की वैल्यू 12 है। ये 12 है तो ये 8 है। 12 और 8 का रेशो क्या बनेगा, 12 और 8 का रेशो बनेगा 3 और 2, 3:2, 3:2। हाँ, ग्रुप डी का क्वेश्चन है ये। चलो भैया, अब आप सबके लिए पेश है ट्रिपलेट्स। आज के आपको नोट्स में ये पूरा मिल जाएगा और जैसा मैंने कहा कि मैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में आपको ट्रिपलेट्स सिखाऊंगा, तो अभी बस आप याद रखें कि ये सारे ट्रिपलेट्स हैं और इसमें भी आप अगर मुझसे चाहेंगे तो मैं इंपॉर्टेंट लगा देता हूं। 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17, 9 12 15, 9 40 41, इसके बाद 11 60 61 और 20 21 29। ये कॉमन है, मतलब इनकी आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। अब मैंने कुछ चीजें क्यों छोड़ दी, जैसे 9 12 15 हम नहीं भी लेंगे तो चलेगा। अब जैसे 3 है, 4 है और 5 है, और मैं एक बार फिर से बता दूं कि ट्रिपलेट हमेशा लगता है समकोण त्रिभुज में, राइट एंगल ट्राइंगल में ट्रिपलेट लगता है। ट्रिपलेट मतलब जो समकोण त्रिभुज को सेटिस्फाई करे। हमेशा सबसे बड़ी भुजा कर्ण होगी, तो अगर यहां पे 5 है तो यहां पे 5 निश्चित रूप से आएगा। अब यहां 5 है तो एक जगह आपका 3 आ जाएगा, एक जगह 4। ये कुछ भी हो, सबसे बड़ी भुजा हमेशा यही रहेगी। और किसी को भी आप देखोगे तो हमेशा LHS और RHS इक्वल होगा। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और आधार का वर्ग हमेशा सेम होगा। अब अगर 3 4 और 5 है, जैसे 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 के वर्ग 25 के बराबर होगा, तो 9 और 16 भी 25 और ये 25। किसी को भी आप ले लीजिए, है ना, 7 को ले लो, 24 को, 25 को ले लो, 8 जैसे 8 है तो 8 का वर्ग 64, 15 का वर्ग हो गया 225 और 17 का वर्ग हो गया आपका 289। इनको जोड़ोगे तो भी 289 और 289 यानी ये ट्रिपलेट है। तो जो पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट करे सेट ऑफ नंबर्स, तीन जो सेट है, वो आपका क्या कहलाता है, ट्रिपलेट कहलाता है। क्लियर इतनी बात। दूसरी बात, मैंने आपसे यह भी कहा है कि जैसे 3 4 और 5 ट्रिपलेट है तो आप इनका पहाड़ा ले लीजिए, इनका दुगना करिए, तो 3 का दुगना, 4 का दुगना, 5 का दुगना, इनका 3 गुना करिए, 3 का 3 गुना, 3 का 4 गुना और 5 का 3 गुना। ये देखो 6 8 10, 6 8 10, 9 12 15, 9 12 15। तो बहुत सारे तो पहाड़े ही हैं, तो ये भी आपको देखना पड़ता है कि इस प्रकार के पहाड़े का भी प्रयोग यहां पर चलता है। ठीक है,
और इवन यही नहीं, आगे हम ऐसे भी करेंगे कि भाई मैं चाहता हूं कि सब में √3 - 1 का गुणा कर दूं, तो 3 √3 - 1, 4 √3 - 1, 5 √3 - 1, ये भी ट्रिपलेट है। 3, 4 और 5 ये भी ट्रिपलेट है, क्योंकि जब इनका रेशो बनेगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 3, 4, 5। सो दिस इज ऑल्सो ट्रिपलेट। तो ये कुछ कॉमन ट्रिपलेट्स हैं जिनकी आपको जरूरत पड़ती रहेगी, याद कर लीजिए, बाकी हम आगे अच्छे से सीखेंगे ही। और आज की क्लास में आपको ये नोट्स के स्वरूप मिल भी जाएगा। ठीक है, चल आ जाओ भाई आगे, क्वेश्चन नंबर 79। ट्रिपलेट्स और भी होते हैं, ट्रिपलेट्स तो कितनी भी हो सकती है ना, कोई अंत नहीं हो सकता उनका, पर खास खास 8-10 ही हैं जो बहुत ज्यादा यूज आती है, बाकी इतनी यूज आती नहीं है। चल, दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल 5 और 3 के अनुपात में है, उनकी ऊंचाई का अनुपात यह है, आधार का अनुपात बताइए। देखो, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। दूसरे का भी मैं सेम लिख देता हूं, 1/2 बेस इंटू हाइट। इनका क्षेत्रफल 5 और 3 के अनुपात में है, इनकी ऊंचाई 5 और 7 के अनुपात में है। इसके आधार को B1 और इसके आधार को B2 नाम दे देता हूं मैं। ठीक है, चलो 1/2 से 1/2 गया, 5 से 5 गया, तो इधर बचा ओनली B1 और B2। ये 7 इधर चला गया, तो ये आ गया 7 और 3। तो आपका रेशो क्या बन गया, आपका रेशो बन गया 7:3, 7:3। डन। चलें आगे। एक समद्विबाहु त्रिभुज की प्रत्येक समान भुजा और तीसरी भुजा की लंबाई का अनुपात 3:5 है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 30√11 है तो तीसरी भुजा की लंबाई क्या होगी, है ना। समद्विबाहु त्रिभुज की प्रत्येक समान भुजा, तो आपको समद्विबाहु त्रिभुज बना के दिखाते हैं हम पहले तो, है ना। मान लीजिए ये आपका एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अब इसमें क्या होता है, दो भुजाएं बराबर होंगी और ये भुजा अलग होगी। तो ये अगर 3x है तो ये भी 3x होगी, और एक क्या हो जाएगी, 5x हो जाएगी। भाई उन्होंने कहा कि समान भुजा और एक तीसरी भुजा, तो अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगी, और बड़ी वाली भुजा क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ये हो गया। इसका क्षेत्रफल 30√11 है, तो तीसरी भुजा की लंबाई आप ज्ञात करिए। अगर मुझे x की वैल्यू पता चल जाए तो मैं कोई सी भी भुजा पता लगा सकता हूं। क्लियर है। तो मैं आपको यहां पे सजेस्ट करूंगा, ज्यादा आप परेशान ना होके डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए। समद्विबाहु के लिए आप फॉर्मूला जरूर याद कर लो, क्षेत्रफल का b/2। और इधर ये समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल की मैं बात कर रहा हूं, है ना। तो इसका क्षेत्रफल का b/2 हो गया, और इधर आ गया a का स्क्वायर, और इधर आ गया b का स्क्वायर बाय 4। क्लियर है यहां तक बात। आपको जब मैंने फॉर्मूले बताए थे उस समय ये लिखवाया भी था शायद।
ठीक है। और यहां पे आप एक चीज और समझें कि ए मतलब हम किसको बोलते हैं, जो समान भुजाएं हैं। ए मतलब जो समान भुजाएं हैं, जो यहां पे क्या है 3x है, और बी मतलब असमान भुजा या तीसरी भुजा जो कितनी है 5x है। तो बस इसकी वैल्यू पुटिंग कर दो, तो ये आ जाएगा आपका 5x/2, ए का स्क्वायर तो 3x का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर, बी का स्क्वायर यानी ये आ जाएगा 25, x का स्क्वायर और बटे में क्या आ जाएगा 4। अभी मैंने कुछ नहीं करा है, ए और बी की बस वैल्यू रखी है। ओके। और बराबर में क्षेत्रफल कितना है, बराबर में क्षेत्रफल है 30√11, 30√11। तो समद्विबाहु का ये फॉर्मूला याद कर लो, ये आगे भी काम आएगा आपको। कर पाओगे क्या सॉल्व? चल, ये हो गया आपका 30√11, फिर आ गया आपका 5x/2, 9 और 4 हो गया 36, 36 में से 25 गया तो आपके पास बचा 11x का स्क्वायर बाय 4। सोचो, 9 और 4 36, 36 में से आपका 25 गया तो क्या बचा 11x का स्क्वायर बाय 4। यहां पे आ गया आपका 30√11, यहां पे आ गया आपका 5x/2, एक्स स्क्वायर देखो 11 का तो कुछ नहीं हो सकता भैया, एक्स स्क्वायर एक्स हो जाएगा, 4 किसका स्क्वायर है 2 का है तो ये हो जाएगा। अब अच्छी बात, 11 से 11 गया, ठीक है, 5 से ये 6 बार गया, 2 दूनी 4 और 6 हो गया 24, और एक्स कितना हो गया, ये हो गया एक्स स्क्वायर, 2 और 2 4 इंटू 6 तो ये आ गया 6 इंटू 4। अब अगर x से स्क्वायर हटाऊं तो ये 6 और 4 बनेगा, 4 किसका स्क्वायर है 2 का, तो ये आ गया 2√6। x की वैल्यू 2√6 है, तो आपसे बोला है तीसरी भुजा की लंबाई, यानी आपसे क्या बोला है 5x, तो 5 इंटू 2√6, 5 का दुगना 10, 10√6। ये आपके प्रश्न का आंसर होगा। कोई दिक्कत परेशानी हो तो बोलिए। ठीक है, हाँ ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा आपको, और काफी बार इसकी आपको जरूरत पड़ेगी। समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र b/2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 4, बी मतलब ये एक अलग भुजा, ए मतलब दोनों सेम भुजा। इसके बाद हमने सॉल्व किया, x की वैल्यू निकाली, आपसे बोला है सबसे बड़ी भुजा या तीसरी भुजा, 5 इंटू एक्स, तो 5 का मल्टीप्लाई करा, आंसर आ गया आपका 10√6। हम्म, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा नहीं, ये वाला याद कर लो, अगर मैंने मना करा था तो ठीक है, एक तो याद कर लो। किसी त्रिभुजाकार मैदान की भुजाएं 360, 480 और 600 है, इसका क्षेत्रफल एक वर्गाकार खेत के क्षेत्रफल के बराबर है। मैदान, वर्गाकार मैदान की भुजा, ये ऐसे बोल रहे हैं कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल और एक वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है, ठीक है।
अब त्रिभुज की तीनों भुजाएं भुजाओं को देखो तो 360, 480 और 600। इसको देखकर पहले हमें यह कोशिश करनी है कि कोई सा त्रिभुज पकड़ में आ रहा है क्या। इन तीनों भुजाओं को देखकर कुछ समझ में आ रहा है कि ये कौन सा त्रिभुज हो सकता है। भाई एक तो नॉर्मल तरीका है, कौन सा, एस वाला, कि ए प्लस बी प्लस सी का आधा कर दो और एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी वो कर दो। लेकिन अगर उसके अलावा कम मेहनत में कुछ हो सकता है तो थोड़ा सा रुक के हम उस बारे में भी सोचेंगे कि कोई तरीका है क्या, यहां पर कुछ शॉर्टकट किया जा सकता है क्या। ठीक है, अगर बहुत ध्यान से देखते हो तो 0 0 और 0 गया, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60। ये तो ट्रिपलेट है भाई, है ना। ट्रिपलेट है मतलब ये कौन सा त्रिभुज है, ये तो समकोण त्रिभुज निकल गया। तो अगर सबसे बड़ी भुजा 600 है तो कोई भी एक 300 होगी और कोई एक 480 होगी। तो ये तो समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार और ऊंचाई, 360 और 480। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए का स्क्वायर। इससे डायरेक्ट ए मिल जाएगा। वेरी गुड, बस सॉल्व कर लो, हो गया खत्म। तो 2 से अगर मैं इसको उड़ा दूं तो ये हो जाएगा आपका 180। ठीक है, अब अगर आप देखो 18, तो 18 को अगर मैं तोड़ूं तो ये 9 दूनी 18 में टूटेगा। देखो दोनों जीरो को मैंने क्या कर दिया, 100 कर दिया। ऐसी 48 है तो 48 को हम 8 और 6 में तोड़ देते हैं। 8 और 6 में नहीं तोड़ना चाहें तो 12 और 4 में तोड़ सकते हैं। 12 4 में नहीं तोड़ना चाहें तो 4 इंटू 4 16 इंटू 3 में तोड़ सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं, है ना। और ये सब क्या बनेंगे, ये सब ए के स्क्वायर हट के ए हो जाएगा। क्योंकि मुझे वर्गमूल लगता हुआ दिख रहा था तो मैंने तोड़ दिया और फिर ये देखा कि इनसे बाहर क्या निकल सकता है। ठीक है, तो देखिए 100 किसका वर्ग है, 10 का। 9 किसका वर्ग है, 3 का। 4 और 4 16 है, यानी बाहर क्या आ जाएगा, 4। लेकिन ये 3 और 2 6 अंदर ही रह जाएंगे। तो 4 तिया 12 इंटू 10 हो गया आपका 120 और √6 ये आपके प्रश्न का आंसर है 120 √6, ऑप्शन ए। आया भाई समझ में। ठीक है, दोनों के जीरो को मैंने 100 कर दिया, 18 मतलब 9 दूनी 18, और इसको 16 थी 48, 4 इंटू 4 16 इंटू 3 48। तो जो जो बाहर निकल सकता था निकाला, 3 और 2 अंदर रह गए। सीजीएल का सवाल था हमारा ये वाला। दो समरूप त्रिभुज एम एन और ओ एक्स वाई जेड दिए गए हैं जिनकी भुजाओं का अनुपात 9:4 है। बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल 243 है, छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। हम्म, देखो आपको अगेन ज्योमेट्री में मैं इसको समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल आप याद रखें कि दो त्रिभुज हैं, मान लीजिए एक छोटा है एक बड़ा है, तो इनकी भुजा का वर्ग इनके क्षेत्रफल के बराबर होगा। एक को हमने नाम दे दिया एमएनओ, त्रिभुज एमएनओ का क्षेत्रफल, और एक हो गया त्रिभुज एक्स वाई जेड का क्षेत्रफल। किसी भी दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, उनके साइड के स्क्वायर के रेशो के इक्वल होता है। अभी याद रखो ज्योमेट्री में हम इसको सीखेंगे कि ऐसा क्यों होता है। यह समरूपता, सिमिलैरिटी का एक कॉन्सेप्ट है।
क्षेत्रफल का अनुपात भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तो एक की भुजा 9 है तो 9 का वर्ग, एक की भुजा 4 है तो 4 का वर्ग, है ना। बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक का क्षेत्रफल 243 है, तो छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? भाई बड़ी भुजा बड़ा क्षेत्रफल, छोटी भुजा छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसको सॉल्व करो और खत्म कर दो। 81 से डायरेक्ट ये कटेगा 3 बार, 16 का 3 गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 48 आ जाएगा। ये आपका आंसर है 48। ठीक है। एक त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं, तीसरी भुजा किसी भी भुजा की 1.5 गुनी है, त्रिभुज का परिमाप 14 है। चल, अभी आपको ध्यान हो तो हमने थोड़ी देर पहले समद्विबाहु यानी आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाया था। 3 भुजाएं हैं, दो भुजाएं बराबर हैं, है ना, ये दोनों भुजाएं बराबर है और तीसरी भुजा 1.5 गुनी है। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि मैं इसको 2x मान लूं, तो इसको भी 2x मानना पड़ेगा, तो इसको मुझे क्या मानना पड़ेगा? 3x। मैंने 2 क्यों माना? क्योंकि 2 का 1.5 गुना निकालने पर दशमलव में नहीं आएगा। कुछ भी मानना था, एक मानते तो 1.5 लिखना पड़ता, मैंने 2 मान लिया। अगर एक भुजा 2 है तो दूसरी भी 2 होगी और तीसरी उसका 1.5 गुना होगी, यानी कितना होगी? 3x होगी। इतना आया समझ में? हम्म। ठीक है। आपको परिमाप दिया हुआ है, उसका क्षेत्रफल बताना है। परिमाप का मतलब होता है समस्त भुजाओं का योग। तो सबको जोड़ दो, 3 2 5 और 2 कितना हो गया? 7। 7x, जो किसके बराबर है? 14 के। यानी x की वैल्यू कितनी है? 2। और अगर x की वैल्यू 2 है तो ये हो जाएगी भुजा 4, ये वाली भुजा हो जाएगी 4 और ये वाली भुजा हो जाएगी 6। आपको रियल साइड्स पता चल गई, वास्तविक भुजा की लंबाई पता चल गई। अब आपको निकालना है क्षेत्रफल। थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आपको, क्या था? आपका आ गया b/2, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बाय 4, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुटिंग करिए, आंसर बताइए, है ना। तो आप क्या करोगे यहां पे? b/2, b मतलब क्या हो जाएगा? 6/2, ए का स्क्वायर यानी 4 का वर्ग 16, बी का स्क्वायर यानी 6 का वर्ग 36। ठीक है, ये कैंसिल हो गया आपका 3 बार, ये 16 16 ही है, 4 से कट गया ये 9 बार, तो ये आ गया आपका 3 और अंदर 16 में से 9 गया तो 7। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है 3√7। 3√7। ठीक है। परिमाप यानी पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब समस्त भुजाओं का योग। सिंपल है। अब एक ना षटभुज आया है, इसको देखते हैं। रेडीमेड तो ये नहीं है, मैं बनाता हूं इसको, है ना। देखो,
हालांकि ये और परफेक्ट बनना चाहिए, पर ठीक है अभी, है ना, इससे ही काम चलाओ आप। ये एक षटभुज है। अब होता क्या है, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के कोनों को काटकर एक समषटभुज बनाया जाता है। तो होगा क्या कि ये आपका एक त्रिभुज रहेगा कुछ इस प्रकार का। हम इसमें कट लगाएंगे, एक कट हमने यहां लगा दिया, एक कट हमने यहां लगा दिया, एक कट हमने यहां लगा दिया। और जब आप इसको ड्रॉ करने जाओगे ना, तो ये आपको एक षटभुज टाइप का दिखेगा। त्रिभुज को हमने 3 तरफ से काटा, है ना। इसको भी मैं थोड़ा सा और कोशिश करता हूं। अब देखो, मान लो मैंने इधर कट लगा दिया, त्रिभुज पे मैंने कट लगाया, तो ये दो भुजाएं इतनी कट गई, ये दो भुजाएं जो है इतनी कट गई, और ये दोनों भुजाएं भी कट गई। ठीक है। अब आप देखो ये क्या दिख रहा है। ये षटभुज है, एक भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, चौथी, पांचवी, है ना। एक कहां चली गई? ठीक है, हाँ। थोड़ा सा मैंने इसको, मतलब एकदम परफेक्ट नाप के बनाते तो परफेक्ट बनता है, डायग्राम पे आप बहुत ज्यादा जाइएगा मत, है ना। तो ये बना दिया हमने एक षटभुज। तो आपको मैं वापस से वही बना के दे देता हूं कि ये इस प्रकार का एक त्रिभुज था, जिसको मैंने कट लगाया, एक कट यहां से लगाया, एक कट यहां से लगाया, एक कट यहां से लगाया, तो ये एक षटभुज बन गया। इस षटभुज का, सम षटभुज का, रेगुलर हेक्सागन का क्षेत्रफल बताइए। आप अगर इसकी थोड़ी और गहराई में जाएंगे, मान लीजिए मैं इसको इससे मिला दूं, इसको इससे मिला दूं और इसको इससे मिला दूं, तो आप ध्यान से देखेंगे 1 2 3 4 5 6, यहां पे 6 त्रिभुज बनेंगे, 6 ट्राइंगल्स बनेंगे। और ये जो ट्राइंगल होंगे अपने आप में समबाहु होंगे, समषटभुज है, तो ये सारे त्रिभुज का क्षेत्रफल सेम होगा। और एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा का वर्ग। तो यहां पे कितने हैं? यहां पर तो 6 हैं, है ना। एक का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर, तो यहां पर कितने त्रिभुज हैं? 6 हैं, तो ये हो जाएगा। इससे आप इसका क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। 6 सेंटीमीटर भुजा है। अब एक लॉजिक और समझना, आपके पास टोटल जो भुजा है वो कितनी है, यहां से लेकर आप अगर पूरा चलाओगे तो कितनी भुजा है आपके पास? 6 सेंटीमीटर लंबी भुजा है। आपने इस तरीके से काटा कि इसके कितने टुकड़े होंगे? इसके 3 टुकड़े होंगे। तो दो इधर उड़ेगा, दो इधर उड़ेगा, दो इधर उड़ेगा, यानी ये कितना बचेगा? 2। ये भी कितना बचेगा? 2। हर तरफ से इसकी भुजा की लंबाई कितनी आएगी? 2। तो बस 6 आ गया, √3/4 आ गया, और 2 का वर्ग भी कितना आ गया? 4 आ गया। 4 से 4 गया, 6√3 आपके समषटभुज का क्षेत्रफल है, 6√3। आया? चले आगे। एक त्रिभुज की भुजाएं 5 12 और 13 है। त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। हम्म, बोलो भाई।
√3/4 कैसे आया? ये तो सूत्र है ना, ये तो समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। यहां पर 6 त्रिभुज हैं तो मैंने 6 बार गुणा कर दिया, तो वो आपके षटभुज का, हेक्सागन का फॉर्मूला बन गया। इसको आप 1 मिनट होल्ड करो, इसके लिए फिर आपको ज्योमेट्री का ज्ञान होना चाहिए, उसको अभी हम रोकते हैं। एक भुजा की लंबाई उसके परिमाप से 120 सेंटीमीटर कम है। 1 मिनट, एक और क्वेश्चन में अच्छा निकाला था, ये करते हैं हम अभी, है ना। बाकी दो को अभी आप रोको, पहले ये वाला करो। आज क्लास लेट क्यों हुई वरुण? मैंने क्लास की शुरुआत में बता दिया था कि आज क्लास लेट क्यों हुई। इसको करो भाई। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है जिसकी भुजाएं इस प्रकार हैं। एक 5√5 है, एक 10 है और एक 15 है ना। अब यहां पर मेन खेल क्या है, इस बात को समझना। आप पहले सोचो कि इनका क्या किया जाए। भाई मेरे दिमाग में आया कि एक काम करो, चेक करो इनका, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू c का स्क्वायर, ऐसा हो रहा है क्या? 5 का वर्ग 25 इंटू √5 का 5, तो 25 इंटू 5 कितना होता है? 125। 10 का वर्ग कितना हो गया? 100। 15 का वर्ग कितना हो गया? 225। इन दोनों को जोड़ेंगे तो भी 225 आएगा, ये 225 के बराबर है। इसका मतलब भाई ये तो समकोण त्रिभुज है। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और आधार का वर्ग, तो ये तो आपका क्या है? ये आपका एक समकोण त्रिभुज है। तो सबसे बड़ी भुजा क्या हो जाएगी? 15। इसके बाद किसी को भी आप 5√5 ले लीजिए और किसी को भी आप 10 ले लीजिए, है ना। तो अब इसका क्षेत्रफल मतलब क्या है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, है ना। तो 2 से कट गया 5 बार, 5 और 5 क्या हो गया? 25√5, 25√5 है आपका आंसर। तो अगर त्रिभुज पहचान लेंगे हम तो हमारे लिए काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। क्या बेहतर है, क्या इजी है, उसको समझना। ठीक है भाई। नेक्स्ट, एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई उसके परिमाप से 120 कम है। देखो इन्होंने कहा है समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलेटरल ट्राइंगल, ऑल साइड्स आर इक्वल। तीनों भुजाएं कैसी होंगी? तीनों भुजाएं बराबर होंगी। तो अगर एक भुजा ए है तो दूसरी भी ए है, तीसरी भी ए है ना। तो परिमाप क्या हो जाएगा? परिमाप हो जाएगा 3a। किसी एक भुजा से 120 कम है, परिमाप किसी एक भुजा से 120 कम है। तो ये आ गया 3a में से a गया तो ये आ गया आपका 2a विच इज इक्वल टू 120। a की वैल्यू कितनी आ गई? 60। प्रत्येक भुजा 60 है। तो क्षेत्रफल क्या निकालोगे? √3/4 इंटू a का स्क्वायर, है ना भाई। तो 60 का 15, 15 इंटू 6 90, 900√3। ये इसका क्षेत्रफल आ गया 900√3। क्लियर? ओके, चलिए तो आज यहीं रुकते हैं, है ना। कल आगे बढ़ते हैं। कल मैं आपको अरिथमेटिक का भी शेड्यूल बता दूंगा। रेशो शुरू होने में बस थोड़ा और इंतजार, उस पर भी करेंगे अपन काम, है ना। चलो भाई, समझ आया? देखो रेगुलर रहोगे समझ में आएगा, जो बोला जाएगा वो मानोगे तो समझ में आएगा, है ना। इसलिए फॉर्मूले याद करिए, रेगुलर रहिए, क्लास अच्छे से अटेंड करिए, सब बनेगा। आप कभी कभी आओगे, कभी कभी पढ़ोगे तो फिर कुछ किया नहीं जा सकता उस केस में। मैथ्स के बुक के नए एडिशन पे काम चल रहा है विकी, जल्द ही आपको वो भी देंगे हम। ओके भाई, चलो तो सेशन एंड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर।